लाल कौन है? मदन लाल। हेलो, नमस्ते, नमस्कार डॉक्टर्स, मोस्ट वेलकम इन विद्यापीठ। आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें डीएनए की संरचना हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी कर लिए थे। उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है इसमें पैकेजिंग। प्रोकैरियोट में पैकेजिंग हमने देख ली। आज जो हमारा विषय होगा यूकैरियोट में पैकेजिंग। उसके बाद आनुवांशिक पदार्थ के बारे में डिफरेंट प्रयोग हम देखेंगे एक एक करके। बेटा, अगर यूकैरियोट की बात करें तो एक डेटा याद रखना है आपको। जो हमारी कोशिका में केंद्रक होता है, उस केंद्रक का जो साइज होता है वो 10⁻⁶मीटर है। केंद्रक का माप कितना होता है? अगर हम अपनी बात करते हैं कि भाई केंद्रक का जो आमाप होता है, ये आमाप जो है, साइज जो है 10⁻⁶मीटर है। तो आप देखिए, जो हमारी एक सेल, उस सेल में कौन? केंद्रक। इस केंद्रक के अंदर होंगे बहुत सारे कौन? गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? इन 46 गुणसूत्रों के अंदर बेटा 2.2 मीटर लंबा क्या मिलेगा? डीएनए। अब सवाल ये होता है कि 10⁻⁶मीटर वाले केंद्रक में 2.2 मीटर, ये देखो 1 मीटर और ये 2 मीटर, तो लगभग इतना बड़ा डीएनए इतने से केंद्रक में कैसे आएगा? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पैकेजिंग की सिस्टम होगा यहाँ सेल में, और वही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करते हैं ऐसा कैसे संभव होगा, तो पहले तो ये निकालते 2.2 मीटर आएगा कैसे। अगर इसके फॉर्मूले को बात करें तो यहाँ एक जो डीएनए निकालने का फॉर्मूला है, आप सबको पता होना चाहिए। डीएनए की लंबाई, कोई बता सकता है डीएनए की लंबाई का फॉर्मूला? हमने पढ़ा था, बताओ। टोटल नाइट्रोजन बेस पेयर और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, याद है? दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य दूरी। टोटल बताओ कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं बेटा हमारे अंदर? 6 पॉइंट, द्विगुणित के लिए बात करें ना, 6.6 10⁻⁹ और दो के बीच में अब नैनोमीटर में और एंगस्ट्रम पता है ना। अगर हम बात करते 0.34 तो क्या होता है ये? अच्छा, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करता है तो -9, और एंगस्ट्रम 3.4 लेता 10⁻⁻10 करते। आप मेरी बात, ये नैनोमीटर में था इसलिए 10⁻⁻9 लिखा है। जब इसका कैलकुलेट करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। नीट 22 का सवाल सुनोगे? अगर हम बात करते हैं द्विगुणित कोशिका, 2n कोशिका में डीएनए की लंबाई कितनी होती है बेटा? और नीट 22 ने पूछा था कि अगुणित कोशिका है
बेसिक सवाल पूछा उन्होंने। अगुणित कोशिका में डीएनए की लंबाई कितनी होगी? 1.1 मीटर। क्या आपको पता है ये 2.2 मीटर जो डीएनए होता है वो एक गुणसूत्र में होता है कि 46 में होता है? अब देखो मैं भाषा में बोल रहा हूं। मानव कोशिका के केंद्रक के भीतर एक गुणसूत्र 2.2 मीटर लंबे डीएनए को दर्शाता है। गलत। 46 गुणसूत्रों में लगभग 2.5 इंच आएगा एक गुणसूत्र में। ये सारे 46 गुणसूत्रों में टोटल किया जाता है लंबाई, ध्यान रखना। राइट, ये तो फॉर्मूले से हमने निकाला है। जनरली 46 गुणसूत्रों में होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसमें 46 गुणसूत्रों। अब मैं सवाल को बदल रहा हूं, सुनना। मानव जीनोम के अंदर 1.1 मीटर का डीएनए पाया जाता है। जीनोम का मतलब अगुणित, तो लैंग्वेज का आएगा। जीनोम शब्द आया तो अगुणित, अगुणित का मतलब 1.1 मीटर लोगे। उसको हम जीनोम भी कह सकते हैं। गुणसूत्रों का जो आधा सेट है वो। तो कितने गुणसूत्र में होगा ये? 23 गुणसूत्र में। गलत तो नहीं करोगे? तो बच्चों ये याद रखना, जीनोम शब्द आया तो आंसर 2.2 मीटर नहीं जाएगा, 1.1 मीटर जाएगा। जो डेटा हो गया, पर किस तरह से अरेंज रहेगा डीएनए वो हम एक डायग्रामेटिक व्यू से समझेंगे। आगे बढ़ा जाए। अगुणित कोशिका में ये जीनोम में 1.1 मीटर। आगे बढ़े, चलिए अब इसको पैकेजिंग में समझते हैं। जो है हिस्टोन का सारा खेल है, किसका बेटा? हिस्टोन का। तो डीएनए पैकेजिंग के अंदर हिस्टोन प्रोटीन की भूमिका रहेगी, तो उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, तो डीएनए पैकेजिंग के अंदर हमारे अंदर जो प्रोटीन भाग लेता है वो कौन है? हिस्टोन। तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है हिस्टोन के बारे में हम सारा पढ़ने वाले हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा कि हिस्टोन प्रोटीन एक क्षारीय प्रोटीन है, धनावेशित प्रोटीन है, क्योंकि इसके अंदर 2 अमीनो एसिड मिलते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन, जिन पर NH3+ चार्ज होने की वजह से ये हो गया धनावेशित। तो यहां हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को बांधने वाले प्रोटीन्स होते हैं, और ये धनावेशित होते हैं, वो क्षारीय प्रोटीन होते हैं। धनावेशित, धनावेशित व क्षारीय प्रोटीन है। नीट में सवाल आएगा हिस्टोन एक धनावेशी क्षारीय प्रोटीन होता है, सही बात। और रीजन है इसका 2 अमीनो अम्ल, एक का नाम है आर्जिनिन और एक का नाम है लाइसिन। 2 इन अमीनो अम्ल और इन पर चार्ज होता है NH3+। क्या होता है बेटा? अगर मैं आपसे कहूं ऐसा अमीनो एसिड जिसके अंदर 2 NH3+ हो और एक COO- हो, तो प्रकृति अम्लीय होगी कि क्षारीय? क्षारीय।
सेम यही होता है ना। हल्ला बोल राजस्थान रॉयल्स। हल्ला हिस्टडीन से ज्यादा लाइसिन, लाइसिन से ज्यादा आर्जिनिन, शारीरिकता का क्रम। हल्ला बोल राजस्थान रॉयल्स। ये जो स्टोन होते हैं ये 5 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के बेटा? 5 प्रकार। बच्चों अगर हम बात करते हैं स्टोन कितने प्रकार के? 5। सबका ध्यान इधर। H2A, H2B, H3 और H4 के दो 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 कितने हो गए टोटल? 8 अणु। इन्हीं 8 अणु के समूह को क्या कहेंगे? अष्टक या ऑक्टामर या न्यूक्लियोसोम कोर या न्यू बॉडी। आया? वास्तव में देखें एनसीईआरटी ने एक गोला बनाया है। अगर हम देखें तो वास्तव में ये 4 गोले आगे हैं, 4 गोले पीछे, और इन्हीं गोलों पर हम बात करते हैं डीएनए लिपटा रहेगा। तो स्टोन के अंदर टोटल जो बात कर रहे हैं कितने स्टोन? 8 अणु स्टोन के। उसमें H1 शामिल नहीं होगा। सुनिए अच्छा सवाल, ऑक्टामर या अष्टक में कौन सा हिस्टोन शामिल नहीं होगा? H1। तो क्या करेगा हम आगे सीखेंगे इस चीज को। फिलहाल ये चीज समझ में आई है। H1 के बारे में अभी कुछ नहीं लिखा है, मैं आगे भी बताऊंगा आपको। तो ये 5 प्रकार के स्टोन होंगे, पर अष्टक निर्माण में केवल 4 प्रकार के ही भाग लेंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा ऑक्टामर में। तो स्टोन के 8 अणु को अष्टक, ऑक्टामर, न्यूक्लियोसोम कोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोर। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में दे रखा है। एक बार देखोगे, देखो कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, ये देखो मैंने यहां से वर्ड चुराया है, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, इसलिए कहा इसे न्यूक्लियोसोम कोर बोलते हैं, ये जो शब्द है। और डीएनए के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। डीएनए कैसा होता है? अम्लीय और ऋणावेशित। क्यों? फॉस्फेट लिख चुके हैं ना, तो ये याद रखने का है। बच्चों हो गया? चलो मैं आगे आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ने डायग्रामेटिक व्यू लिखा है, हम उसी चीज की चर्चा कर लेते हैं।
अरे डबल कॉपी होगी ना। अगर बच्चों हम बात करते हैं एनसीईआरटी का डायग्रामेटिक व्यू देखें, आप देखिए ये एक पूरा गोला अष्टक है। क्या है बेटा? पूरा। वास्तव में 8 अणु है पर एनसीईआरटी ने एक गोला दे रखा है। इस अष्टक की खास बात देखेंगे कि इसके ऊपर एक डीएनए लिपटा है। क्या लिपटा है? जो हम लट्टू की बात करते हैं, जो छोटे बच्चे चलाते हैं, आप देखो लट्टू की बात करते हैं, लट्टू के अंदर आपने देखा होगा इस प्रकार का लट्टू होता है, सबने चलाया होगा। ये लट्टू हिस्टोन प्रोटीन का ही बना है। किसका बना है? और इस लट्टू पर हम बात करते हैं धागा लिपटा रहता है और वो डीएनए ही है। तो लट्टू हो गया अष्टक और धागा हो गया डीएनए। बस इसी को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। यहां ये जो हिस्टोन है ना ऑक्टोमर, इसके ऊपर ये डीएनए 1/3 एक पूरा गोला और एक 3/4 घुमा होता है। यानी डीएनए 1/3 घूम कर हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम का क्या करेगा? निर्माण। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है? H1। ये देखिए डीएनए जा रहा है। कौन है बेटा? ये डीएनए। ये भी कौन है? डीएनए। ये डीएनए आगे किसी न्यूक्लियोसोम के साथ जुड़ेगा, इसलिए इसे कहते हैं लिंकर डीएनए। क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए। इसको अगर मैं एक और पिक्चर से यहां बनाना चाहूं तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक गोला है, यहां हम बात करते हैं, वापस आ गया पीडब्ल्यू, यहां पे दूसरा गोला आ गया। तो ये हम कह सकते हैं कि दो हमने न्यूक्लियोसोम बना दिए। ये एक न्यूक्लियोसोम है और ये एक दूसरा न्यूक्लियोसोम है। और ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे जो दिख रहा है ये डीएनए, ये देखो आ रहा है, और ये देखिए इसमें इस तरह से जा रहा है, ये देखो। तो यहां हम बात करते हैं, ये जो धागा दिखाई दे रहा था दोनों साइड में निकल रहा है, दिख रहा है, इसको कहते हैं लिंकर डीएनए। क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए। ऐसा डीएनए जो हम बात करते हैं दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने का क्या कर रहा है? काम। और यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये है H1 हिस्टोन। अब मेरी लाइन सुनना ध्यान से। दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए होगा वो क्या कहलाएगा? लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए को जोड़ने वाला स्टोन H1 स्टोन। तो वास्तव में H1 स्टोन लिंकर डीएनए को जोड़ रहा है और लिंकर डीएनए दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए है। आगे मेरी बात समझ में? इस तरह का ये पिक्चर रहता है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो ये डायग्राम बना लो दोनों, फिर मैं इसके बारे में लिखवा दूंगा। मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि H1 का काम क्या है? ये डायग्राम से समझ में आता है। ये जो धागा दिख रहा है इससे मुड़ के जाएगा ये वाला। N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोसोम। ये भी बनाना है डायग्राम, ये डायग्राम और ये दो डायग्राम बना लीजिए। क्योंकि ये इसलिए बना रहे हैं अपन, क्योंकि नीट में आएगा तो ऐसे आएगा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ABCD में आएगा। ए क्या है? डीएनए। बी क्या है? H1। सी क्या है? स्टोन ऑक्टम। इसलिए मैं चाहता हूं कि यही बनाइए आप डायग्रामेटिक व्यू। नीचे वाला नहीं बनाना, बस ये दो डायग्राम बना दे। लैंग्वेज में लिखवा दूंगा ताकि समझ में आ जाए। सिंपल सा एक गोला खींच लो, ऐसे ऐसे कैसे सिंपल सा बना दो।
ऊपर के 2 डायग्राम, नीचे वाला मैं बना लूंगा अलग से। हिंदी में जो लिखना चाहते हो वो अष्टक लिख सकते हैं। अष्टक ये तो H1 DNA दिख रहा है, ये कोर है, ये पूरा पिक्चर न्यूक्लियोसोम का है। स्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर मतलब अष्टक। बन गए डायग्राम? लैंग्वेज में बोल के लिखवा देता हूँ जो चीज़ क्या है। टोटल स्टोन 5 प्रकार के होते हैं, पर अष्टक में केवल 4 प्रकार के होंगे। हो गया? कितना टाइम ले रहे हो यार, फिर डायग्राम में तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो टाइम। इससे तो मैं बना ही लेता इतनी देर में तो पूरा। तो लिखो फिर। तो देखो इसके अंदर ऋणावेशित डीएनए, ऋणावेशित डीएनए लिखना है। ऋणावेशित डीएनए, हिस्टोन अष्टक, ऋणावेशित डीएनए, ऋणावेशित डीएनए, धनावेशित हिस्टोन अष्टक, ऋणावेशित डीएनए धनावेशित हिस्टोन अष्टक पर लिपटकर, ऋणावेशित डीएनए धनावेशित हिस्टोन अष्टक पर लिपटकर न्यूक्लियोसोम संरचना का निर्माण करता है। न्यूक्लियोसोम संरचना का निर्माण करता है। ऋणावेशित डीएनए धनावेशित हिस्टोन अष्टक पर लिपटकर न्यूक्लियोसोम संरचना का निर्माण करता है। नेक्स्ट लाइन। यहां पे हम बात करते हैं डीएनए के जो घुमाव होता है बेटा, वो 1/3 होगा। कितना होगा? लिखिए, डीएनए का घुमाव 1/3 होता है। डीएनए का घुमाव, डीएनए का घुमाव 1/3 होता है, 1/3। डीएनए का घुमाव 1/3 होता है, 1/3 होता है। नेक्स्ट लाइन। एक न्यूक्लियोसोम में 200 नाइट्रोजन क्षारकों के जोड़े होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में, एक न्यूक्लियोसोम में 200 नाइट्रोजन क्षारक जोड़े, 200 एनबीपी लिख सकते हो। टोटल कितने नाइट्रोजन हो गए क्षारक? 400। ये जोड़े में है, 200 जोड़े हैं, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 400। तो एक न्यूक्लियोसोम में 200 एनबीपी नाइट्रोजन क्षारक जोड़े होते हैं। तो ध्यान रखना, एक न्यूक्लियोसोम में 400 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। सही है, आ रहा है? दूसरी चीज, दो न्यूक्लियोसोम, दो न्यूक्लियोसोम के मध्य उपस्थित डीएनए, दो न्यूक्लियोसोम के मध्य उपस्थित डीएनए लिंकर डीएनए कहलाता है। दो न्यूक्लियोसोम के मध्य उपस्थित डीएनए लिंकर डीएनए कहलाता है। लिंकर मतलब जोड़ने वाला, लिंकर डीएनए कहलाता है, जो जो H1 हिस्टोन से जुड़ा होता है, जो H1 हिस्टोन से जुड़ा होता है, जो H1 हिस्टोन से जुड़ा होता है। तो H1 हिस्टोन किसको जोड़ने का काम करता है? डीएनए लिंकर को। और डीएनए लिंकर किसको जोड़ने का काम करता है? दो न्यूक्लियोसोम को। आ रही मेरी बात समझ में? क्या क्या काम हो रहे हैं? 8 हिस्टोन के अणु ने क्या बनाया? अष्टक। अष्टक पर डीएनए लिपट कर क्या बना? न्यूक्लियोसोम।
दो न्यूक्लियोसोम को किसने जोड़ा? डीएनए लिंकर। डीएनए लिंकर को किसने जोड़ा? H1। कोई दिक्कत? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए अगली जो पिक्चर हम बात करते हैं एनसीईआरटी ने यहां दे रखी है वो हम देख लेंगे। चलो मैं आगे। सेल में पढ़ाया था क्या, एक बार मेरे को बता ना। ऐसे मैंने वो क्रोमोसोम वाला चित्र बनाया था न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड का, पढ़ा दिया था तुम लोगों को? वो डीएनए न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड याद आ रहा है? पक्का? हाँ, अरे मैंने वो गुणसूत्र क्या होता है डीएनए, बस सॉरी इसको। ठीक, चलो तो फिर, चलो फिर तो ये मेरे काम कम हो गया। हाँ ना, क्यों हो रहा है भाई, पढ़ा नहीं क्या तुम लोगों ने? ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पिक्चर है, एनसीईआरटी 2012 एआईपीएमटी का सवाल था। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं जो धागा दिखाई दे रहा है वो क्रोमेटीन है। ये जो धागा दिखाई दे रहा है वो कौन है? और ये मोती जो दिखाई दे रहे हैं वो न्यूक्लियोसोम है। क्या है? ये एनसीईआरटी का पिक्चर 2012 एआईपीएमटी में बना था। प्री और मेंस होते थे उस समय, फिर अगले साल ऐसे ही होगा। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो हम कह सकते हैं क्रोमेटीन धागे पर, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पिक्चर है जूम करके, क्रोमेटीन धागे पर मणिकामय न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम किसकी तरह दिखाई दे रहे हैं बेटा? मणिकामय, मणिकामय न्यूक्लियोसोम। तो एनसीईआरटी कहती भाई कि जो क्रोमेटीन का धागा है, मोतियों की माला होती है, तो धागा तो हो गया क्रोमेटीन, और इस क्रोमेटीन पर जो मणिका या मोती की तरह कौन है? न्यूक्लियोसोम, जिससे हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स। इंग्लिश में बड़ा फेमस नाम आता है बीड्स एंड मोती ऑन स्ट्रिंग, धागे पर। तो ये बड़ा फेमस नाम है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी धागे पर मोती। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी, कर्म वाला क्वेश्चन था, जिसको याद नहीं मैं वापस लिख लेता हूँ बच्चों के लिए। डीएनए, डीएनए हिस्टोन के साथ जो मिलकर बनाता है न्यूक्लियोसोम, हम कह सकते हैं जो डीएनए और हिस्टोन होते हैं, इन्होंने क्या बनाया? न्यूक्लियोसोम। इसी न्यूक्लियोसोम ने सोलेनोइड बनाया, और एक सोलेनोइड के अंदर बच्चों 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। यही सोलेनोइड आगे चलकर क्रोमेटीन बनाते हैं। और हम पढ़ चुके हैं सेल डिवीजन में कि क्रोमेटीन के संघनन से ही क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो ये क्रम जो है, शायद जिसको याद नहीं है तो ये बना सकते हैं। डीएनए स्टोन ने मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाया, उसने सोलेनोइड बनाया, फिर क्रोमेटीन बना, और ज्यादा संघनन से गुणसूत्र। यही है, गुणसूत्र कुछ नहीं, डीएनए ही है, संघनित डीएनए होता है। ठीक है, और इन्हीं 46 गुणसूत्रों में 2.2 मीटर डीएनए है।
समझ में आया बेटा आपको ये क्रम? अगर यही गुणसूत्र 23 होते तो क्या नाम पड़ जाता? जीनोम। और एक समष्टि में होते तो जीन पुल। तो सबसे बड़ा क्या होता है? जीन पुल। डीएनए के छोटे छोटे खंड क्या कहलाएंगे? जीन। और जीन किसके बने? नाइट्रोजन क्षारक। तो सबसे छोटा क्या हो गया? नाइट्रोजन क्षारक। एक न्यूक्लियोसोम में 400 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक सोलेनॉइड में 6 न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। अब सुनना, एक सोलेनॉइड के अंदर 1200 न्यूक्लियोटाइड होंगे। सही है। एक में 200 है तो 6 में नहीं आया? कितना हो गया? 2 दूनी 2400। क्योंकि 6 है तो है ना, 200 का डबल है ना। हाँ, एक एक सोलेनॉइड के अंदर। मैंने 2 बोल दिया। तो कर लो कि ये वाले। आगे बढ़े। आगे बढ़े। तो बच्चों, अब एक और चीज है, क्रोमेटिन के प्रकार मैंने पढ़ा दिए थे ना सेल के अंदर, या नहीं पढ़ाऊं? यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, मैंने वहां पढ़ा दिए थे। इसलिए मैं यहां भी नहीं पढ़ा रहा हूं, बस एक लाइन लिखवा देता हूं। यू क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन याद है? यू क्रोमेटिन आनुवांशिक रूप से सक्रिय होंगे, और हेट्रोक्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन पतले, हल्के, अभिरंजित, क्योंकि उसमें स्टोन, और हेट्रोक्रोमेटिन स्टोन तो गहरे अभिरंजित होंगे। हो गया था ना? तो यहां एक लाइन लिख लेते हैं, अगर मुझे उच्च स्तर की पैकेजिंग करनी है तो स्टोन के अलावा मुझे नॉन स्टोन प्रोटीन की भी जरूरत पड़ेगी। लाइन लिखिए इसमें, उच्च स्तर की पैकेजिंग हेतु, उच्च स्तर की पैकेजिंग हेतु, उच्च स्तर की पैकेजिंग हेतु, उच्च स्तर की पैकेजिंग हेतु स्टोन के साथ साथ, उच्च स्तर की पैकेजिंग हेतु स्टोन के साथ साथ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ब्रैकेट में एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल एनएचसी प्रोटीन की भी आवश्यकता पड़ती है। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की भी आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गया बेटा? तो हिस्टोन के साथ साथ क्या चाहिए? कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ताकि मजबूती से ज्यादा संघनित डीएनए को जमा किया जा सके। क्लियर है? तो इस चीज को, हाँ जी, क्षारीय, बिल्कुल क्षारीय रहेंगे, है ना। स्टोन आया ना, स्टोन का मतलब क्षारीय रहेगा। चलिए, तो ये हम बात करते पैकेजिंग को फिनिश करते। एक सवाल के लिए तैयार हो आप लोग? आ जाओ तो फिर। ये एनसीईआरटी ने हमसे पूछा है कि आप बता सकते हो कि हमारे अंदर कितने न्यूक्लियोसोम होंगे? तो आप थोड़ा सॉल्व करके बताओ, कैसे निकालेंगे? हमारी द्विगुणित कोशिका में कितने न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं? कौन सॉल्व करेगा? द्विगुणित मानव कोशिका में कुल न्यूक्लियोसोम की संख्या बतानी है। सोचो, दिमाग लगाओ।
हमारी द्विगुणित कोशिका के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं? जब एनसीईआरटी सवाल पूछती है तो वो सवाल बन जाते हैं नीट के। दिमाग लगाओ बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि हमें पता है एक न्यूक्लियोसोम की, अगर हम बात करते हैं कितने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? एक न्यूक्लियोसोम, अगर एक न्यूक्लियोसोम की बात करें तो 200 नाइट्रोजन बेस पेयर। क्योंकि हम द्विगुणित सेल में बात कर रहे हैं तो द्वि एन में 6.6 कितने नाइट्रोजन क्षारक होते बेटा? 6.6 10⁹ नाइट्रोजन बेस पेयर है द्विगुणित में। तो अगर हम बात करते हैं 200 का भाग लगाएंगे, 200 को मैं 2 इंटू 10⁻2 लिख सकता हूं। अरे बोलो, तो मुझे बताओ यहाँ पे 3.3 इंटू 10⁻7 आया कि नहीं आया? एनबीपी से एनबीपी कट जाएगा। किसका सही आंसर निकला? इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई आउट ऑफ नहीं होता है। ये सब डेटा हमारे पास था, एनसीईआरटी ने कहा 200 होते हैं और टोटल इतने हैं, निकाल पाओगे? तो ये चीज है। अगर नीट बनाता है तो उसको मॉडिफाई कर सकता है, कुछ दे देगा आपको संख्या, तो उसमें आप फाइंड आउट कर लेना भले। ठीक है, 3.3 10⁻7 न्यूक्लियोसोम होंगे हमारी द्विगुणित में। एक अच्छा न्यूमेरिकल सेक्शन बनेगा। समझ में आया ये कैसे निकाला? भाई एक न्यूक्लियोसोम में 200 एनबीपी है और हमारे अंदर 6.6 10⁻9 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, तो इसका डिवाइड कर दो, टोटल आ जाएगा 3.3 10⁻7 न्यूक्लियोसोम। इजी था। इस टॉपिक को खत्म करते हैं और अगला जो हमारा मेन टॉपिक है और वो है इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ की खोज। ठीक है, सेंट्रल डोगमा हो गया था सारा। चलो लगाओ हेडिंग फिर, आनुवंशिक पदार्थ की खोज नया टॉपिक है, अब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे सब। आनुवंशिक पदार्थ की खोज और न्यूमेरिकल करा दिए थे ना सारे मैंने, एक बार देख लेना, कई बैच में ऊपर नीचे हो जाता है इसमें। एक और करते हैं, एक क्वेश्चन और प्यारा करते हैं। एक डीएस डीएनए में अगर हम बात करते हैं द्विरज्जु के डीएनए में, एक सवाल और प्यारा है। चलो बताओ, करो फटाफट, आंसर चाहिए मेरे को सबके। एक डीएस डीएनए में 50 एनबीपी है, कितने हैं? 50 एनबीपी का मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए? 100 न्यूक्लियोटाइड हो गए। कितने हो गए? तो अगर मैं कहूं कि 50 एनबीपीएस का मतलब ये हो गए 100 न्यूक्लियोटाइड। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? आ रही है कि नहीं आ रही है? न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन क्षारक।
क्योंकि डीएनए द्विरज्जु है। देखो ऐसा, एक बार देख लो, डीएनए ऐसा है। अगर मैं कहूं कि जैसे मान के चलो 50 है, तो इसका मतलब 50 इधर होंगे, 50 इधर, टोटल कितने हो जाएंगे? 100। 50 शारक इधर, 50 शारक इधर, तो इसके कहते हैं 50 जोड़े। तो हम पढ़ चुके हैं, मैंने आराम से समझाया था, जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उतने ही शर्करा। तो अगर हम कुल शर्करा की बात करेंगे तो बताओ कितनी होगी? 100। वेरी गुड। अच्छा, कुल फॉस्फेट 100। वेरी गुड। अच्छा, एन ग्लाइकोसाइडिक इधर उधर दोनों 100। वेरी गुड। फॉस्फो एस्टर कितने होंगे? 100। और अगर हम बात करते हैं फॉस्फोडाइएस्टर, दो के बीच में एक है, अगर यहां 50 है तो यहां कितने आ जाएंगे? और यहां 50 है तो यहां, अब यहां टोटल बोलो 90। वेरी गुड। ये किसको समझ में नहीं आया? लास्ट वाला। अगर हम बात करेंगे फॉस्फेट दो के बीच में बनता है ना, तो अगर 50 है तो एक कम कर देना, गुण 50, और यहां भी गुण 50, और टोटल करेंगे तो 98। तो कभी भी फॉस्फोडाइएस्टर पूछे, एक रज्जु में पूछे तो एक कम, और दोनों रज्जु में पूछे तो दो कम। इसको समझ में है सवाल? एनसीईआरटी है, एप्लीकेशन सीखने की है, बस बनाओ। कर लिया? अच्छा सवाल था, मैं क्यों, कर लेते हैं बच्चों के। तो आई थिंक मैंने जितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं एनसीईआरटी बेस वो सब बता दिए आपको, तो दिक्कत नहीं आया आपके। क्योंकि जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर जो अभी देखा मैं 2 सालों में सवाल बना रहे हैं वो अच्छे अच्छे एप्लीकेशन वाले, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें नहीं दे रहे हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट की बातें करेंगे, ग्रिफिथ की। बच्चों लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग हमारा है आनुवांशिक पदार्थ की खोज। एक चीज हम देखें कि मेंडल ने जो काम किया था 56 से 63 तक किया था, उसके बाद हम कहते हैं 84 में उसकी मृत्यु हो गई थी। 16 साल बाद में 3 वैज्ञानिकों ने फिर से मेंडल को खोजा था। 1901 में मेंडल को फ्लोरा मैगजीन में पब्लिश करवाया गया। 1902 में सटन और बॉवेरी ने एंट्री मारी थी। 1905 में बैटसन आया था। 11 में लगभग मॉर्गन आया था। गाड़ी आनुवांशिकी की ओर बढ़ रही थी, और ये दिमाग में लोगों के था कि वंशागति का आणविक आधार क्या हो सकता है, कौन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो एनसीईआरटी अपनी भाषा में कहती 1926 में लोगों को पता चला, या उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया वंशागति का आणविक आधार के बारे में। और 1928 में इसी कड़ी में आया था पहला वैज्ञानिक, ब्रिटेन का प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिसने चूहों पर और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु पर काम, क्योंकि वो खुद सूक्ष्म जीव विज्ञानी था इसलिए उसको बैक्टीरिया का जबरदस्त नॉलेज था। जी हाँ, ग्रिफिथ दुनिया का पहला वैज्ञानिक था जिसने बताया कि एक जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ दूसरे जीवाणु में जा सकता है। आया, और उसी को कहा गया रूपांतरण का सिद्धांत। एक एक करके अपन इन एक्सपेरिमेंट की चर्चा करेंगे कि वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। तो चलिए कड़ी की शुरुआत करते हैं। वंशागति का आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार की खोज
1926 में हुई। कब हुई बेटा? एनसीईआरटी के तो 1926 में लोगों को पता चला कुछ ना कुछ तो है, पर क्या है नहीं पता था। इस कड़ी को आगे बढ़ाया गया और पहला प्रयोग हम पढ़ेंगे रूपांतरण का सिद्धांत। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो अगर हम बात करते हैं, ये 1928 में एक्सपेरिमेंट था। कब आया था बेटा? 1928 के अंदर। डेटा याद रखना है थोड़ा सा। 1928 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। और 28 वही काल है जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, वही काल है 1928। हेडिंग लगा देना, फिर समझेंगे इस चीज को। ग्रिफिथ ब्रिटेन के प्रसिद्ध सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए चूहे और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को चुना था। बेटा ये हो जाए तो फिर बोल देना, मैं समझाऊं फिर आपको। देख लिया सबने? आ जाओ एक बार। तो यहां हम बात करते हैं रूपांतरणीय सिद्धांत को देने वाले जो फेमस साइंटिस्ट थे वो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कौन से थे बेटा? ब्रिटिश। कोई लिखेगा नहीं। ब्रिटिश सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक की हम बात करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये ब्रिटेन के फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और जिनका नाम था पैट्रिक ग्रिफिथ, एफ ग्रिफिथ। अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे तो बैक्टीरिया का नॉलेज अच्छा था, तो उन्होंने एक जीवाणु का इस्तेमाल किया अपने प्रयोग के लिए। उन्होंने चूहे व स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु जो निमोनिया रोग पैदा करता है। बेटा कहा जाता है कि हर जीवाणु रोग पैदा नहीं करते। तो उसी कड़ी में इन साइंटिस्ट का जो नॉलेज है, उन्होंने कहा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो प्रभेद होते हैं। कितने प्रभेद होते हैं? आर और पहले कौन आता? आर के एस? आर आता। तो डिटेल में उन्होंने कहा आर सेकेंड और एस बाद में आता तो एस थर्ड। वैसे एनसीईआरटी में नहीं है आर सेकेंड एस थर्ड, पर कभी भूल भी जाओ, अगर डीप में सवाल आ जाए आर थर्ड आर सेकेंड, तो पहले कौन आता है अल्फाबेट में, फिर कौन आता है? तो आर सेकेंड और एस थर्ड, कभी गलत नहीं होगा। तो इन्होंने दो प्रभेद के बारे में दुनिया को बताया और कहा कि भाई एक रोगकारी होगी और एक अरोगकारी। अब इसको उन्होंने इस कड़ी में समझाने का प्रयास किया कि अगर हम दो जीवाणु ले लेते हैं और इन जीवाणुओं की अगर हम चर्चा कर ले, यहां आप देख सकते हैं एक एस और एक आर की हम बात करेंगे। यहां पर मैंने एक एक्स्ट्रा लेयर बनाई। कहा जाता है ये एक्स्ट्रा लेयर ही ग्लाइकोकैलिक्स की है। किसकी है बेटा? और हम जीवाणु में भली भांति पढ़ चुके हैं, पॉलीसेकेराइड या पॉलीपेप्टाइड की परत, कैप्सूल या अवपंक परत। तो ये जो जीवाणु दिखाई दे रहा है ये एस प्रभेद को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? और पड़ोस वाला आर प्रभेद को दर्शाएगा। अंदर वाली बच्चों भीति है। कौन है? भीति है। आप मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर मैं आपको इस अंदाज में समझाऊं, ये एस प्रभेद और ये कौन है? आर। अब सबका ध्यान मेरी तरफ। एस का मतलब होता है स्मूथ और आर का मतलब रफ। एस प्रभेद ग्लाइकोकैलिक्स के कारण यहां पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल बनाएगा। क्या बनाएगा? पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल बनाएगा। और इस पॉलीसेकेराइड के कैप्सूल के कारण
ये जीवाणु अपनी सतह को चमकीला, स्मूथ, चिकना बना देगा। तो यहां इनकी सतह कैसी होगी? चिकनी व चमकीली सतह हो जाएगी। और चिकनी के लिए वर्ड क्या यूज किया? स्मूथ। एस एस यहीं से आया। और कहा जाता है ये पॉलीसेकेराइड रोग जनक को रखता है। ये कैप्सूल ही रोग जनक को रखता है, इसलिए ये हो गया उग्र। क्या हो गया? या रोगकारी। कौन सा निमोनिया का प्रभेद रोग पैदा करेगा? एस। क्यों करेगा? कैप्सूल के कारण। कथन: ग्रिफिथ के प्रयोग के अनुसार स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का एस प्रभेद रोगकारी होता है। तर्क: ये पॉलीसेकेराइड के कैप्सूल के द्वारा रोग जनकता को सिद्ध करता है। सही है। स्पष्टीकरण सही है। आर प्रभेद में बच्चों इस प्रकार का कैप्सूल नहीं होगा। हम बात करते हैं तो सतह कैसी हो जाएगी? खुरदरी हो जाएगी, जिसको हमें अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रफ। और ये इस वजह से अरोगकारी होगा। कैसा होगा? एक अंग्रेजी शब्द बड़ा प्रचलन में है, रोगकारी को वायरुलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरुलेंट। तो ये एक प्रयोग में एक तरह से चीजें ग्रिफिथ ने कही कि निमोनिया में दो चीजें आएगी, एस वाला और आर वाला। रोग पैदा कौन करेगा? एस वाला। कौन नहीं करेगा? ये 1928 का एक्सपेरिमेंट है। और उससे पहले लुईस पाश्चर एक सिद्धांत देकर जा चुका था, पाश्चुरीकरण। किसी चीज को गर्म करते हैं, जीवाणु मुक्त हो जाते। ये इस जीवा वैज्ञानिक को पता था, तब उसने प्रयोग डिजाइन किया। प्रयोग के लिए उन्होंने चूहे को चुना। और वो क्या करता है? सबसे पहले आर प्रभेद को, किसको बेटा? आर प्रभेद को चूहे में प्रवेश करवाता है। आर प्रभेद का चूहे में इंजेक्शन लगाया गया, चूहे में प्रवेश किया गया। आया समझ में? और जब चूहे में प्रवेश होगा तो मुझे अपने दिमाग से बताओ क्या होगा? चूहा मरेगा कि जिंदा रहेगा? क्योंकि आर कैसी थी? अरोगक। तो चूहा कैसा रहा? वेरी गुड, जीवित रहा। चलिए, उसके बाद उसने क्या किया? एस प्रभेद को चुना और एस प्रभेद को भी चूहे में प्रवेश करवाया। अब बताओ क्या होगा? चूहा क्यों मरेगा? रोगकारी है। चलिए, तीसरी चीज बेटा, उन्होंने अब एस प्रभेद को गर्म कर दिया। क्या कर दिया? ताप मृत कर दिया। और ये लुईस पाश्चर से सीख चुका था, किसी चीज को गर्म करते हैं तो जीवाणु मुक्त हो जाती है, रोग होगा नहीं। तो अब चूहे में प्रवेश कराया, चूहा क्या रहा? जीवित। यहां तक किसी को दिक्कत? अब होगी दिक्कत। चौथी चीज, अब उन्होंने आर प्रभेद और बेटा एस ताप मृत को मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। और इन दोनों को चूहे में प्रवेश करवाया। अब देखो, आर से क्या था? जीवित। एस ताप मृत से क्या था? तो आंसर में तो क्या आना चाहिए? उसने भी यही सोचा, वह जिंदा रहेगा। और ऐसा, ये चौथी चीज उसके लिए बहुत जबरदस्त चीज आ गई, सोचने पर विवश कर दिया कि भाई ऐसा क्या हो रहा है? चूहा यहां जिंदा रहना चाहिए था, पर क्या हो गया? मृत। तो वो दुनिया को कहता है कि भाई अगर हम यूं देखें कि अगर मैंने ये ले ली, एक टेस्ट ट्यूब में बात कर रहा हूं, अगर यहां पर हम बात करें, मेरे पास क्या था बेटा? एस था कि आर था? जनरली हम बात करते हैं, इसमें चेंज देखना। एस ताप मृत, एस ताप मृत से हम बात करते हैं, चूहा क्या हो गया? मर गया। परंतु जब हम बात करते हैं एस ताप को किसके साथ मिलाया जाता है? आर के साथ। तो कहते हैं एस ताप मृत से कुछ जीन, पता नहीं था उसको, कुछ डीएनए, कुछ आनुवंशिक पदार्थ यहां से किसमें चला गया?
और इस आर प्रभेद के अंदर क्या बनाना शुरू करेगा, और कैप्सूल बनाती ये आर प्रभेद जो है वो किस में बदल जाएगा, और एस प्रभेद में बदलती ही चूहे की क्या हो जाएगी। तो ये उसने बताया कि भाई जब मिक्स करते हैं तो कुछ चीजें एस वाली पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। वो डीएनए था, जब गर्म किया तो दोनों बॉन्ड टूट गए, वो डीएनए विकृत हो गया, परंतु कहते हैं कि वापस थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं, आर के साथ मिलाते हैं तो वापस जुड़ जाता है और अपने जीन को उसी समय डीएनए को आर में ट्रांसफर कर देता है। और आर में जैसे ही वो डीएनए गया तो आर ने क्या बनाना शुरू कर दिया, और कैप्सूल बनाते ही ये आर अब किस में बदल गया, और जो एस होगा तो वो रोगकारी होगा, चूहे को मार देगा। तो उसने यही कहा कि जो मृत चूहा है उसके अंदर एस ताप मृत में से कुछ आनुवांशिक पदार्थ आर में जाते हैं और आर को एस में रूपांतरित कर देते हैं, इसलिए कहलाया रूपांतरण का सिद्धांत। वो क्या था कुछ कुछ आनुवांशिक पदार्थ, इसकी प्रकृति ग्रिफी समझा, पर दुनिया को यह बता दिया कि एक जीवाणु की प्रभेद एस से दूसरे प्रभेद में कुछ आनुवांशिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है, लिखो। ब्रिटिश सूक्ष्म जीव विज्ञानी एफ ग्रिफिथ, चूहे व स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का उपयोग किया, ऐसे लिख दोगे अच्छा रहेगा ना, याद हो जाएगा। बोलो, लैंग्वेज लिखाऊं क्या इसकी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसने किया था प्रयोग, ब्रिटिश सूक्ष्म जीव विज्ञानी एफ ग्रिफिथ। किसका उपयोग किया बेटा, चूहे और इसकी कितनी प्रभेद होती है, दो। तो ये ऐसे ही करो, याद रह जाएगा। आया, समझ में आया, बस। नीट घुमाता चीज को, ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग के लिए ई कोलाई जीवाणु को चुना, गलत है। कौन सा जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस, बस ये लाइन है और कुछ नहीं करते, नीट शब्दों में बदलाव करते हैं। एक आपके लिए सवाल ये, ग्रिफिथ का प्रयोग इन वीवो है कि इन विट्रो है, वीवो है कि विट्रो है, वीवो है, और लैब में जो चलेगी वो विट्रो, ये बहुत शानदार है। तो यहां एक चीज दिमाग में लिख लेना, यहां लिख देना इन वीवो प्रयोग है। इन वीवो का मतलब चूहे के अंदर चल रहा है, ध्यान रखना, विट्रो लैब में नहीं था, वीवो प्रयोग किया था, चूहे के अंदर इनका प्रयोग। ये बहुत गजब की चीज पूछी जा सकती है कि ग्रिफिथ का प्रयोग इन वीवो था कि विट्रो था, वीवो। नेक्स्ट बना लीजिए फटाफट। हाँ जी, नहीं एक ही है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो होते हैं, आर और एस। ये तो इतना सा लेकर, एक जीवाणु के कई 100 तक हो सकते हैं स्ट्रेंथ, इतना बड़ा संसार है उनका। प्रभेद का मतलब प्रकार। इसको छोड़ो, कोविड नाम सुना, हाँ, कोरोना वायरस कितने प्रकार, अब तो अभी अभी पता चला आपको, तो ये तो बीमारी आई, बाकी साइंटिस्ट तो ये यही थे नाम करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, ये प्रभेद है। आ गया,
अब इसमें से कोई हानिकारक होगी? कोई हानिकारक थी नहीं, पता ही नहीं चला आई कब गई। और कोई डेंजरस थी जो सुर्खियों में रह गई। बस। उग्र का मतलब वही है जो संक्रमण करती है ना, बीमार करती है। अब एक लॉजिकल सवाल इसमें से मैं आपसे पूछता हूं, ये तो ठीक है। एस प्रभेद रोगकारी क्यों होती है, सवाल ये है मेरा। और ये आर अरोगकारी क्यों होती है? ये तो हो गया पॉलीसेकेराइड में। फिर भी ये क्यों रोगकारी होगी? अगर हम यूं समझें कि ये निमोनिया का जीवाणु मेरे शरीर में चला गया, दो चीजें, ये भी गया ये भी गया। मेरे शरीर के अंदर जैसे ही रोगाणु जाएंगे, क्या मेरी प्रतिरक्षा काम करेगी? हाँ या ना? हाँ, ये मारेगी। इस जीवाणु एस के चारों तरफ एक ग्लाइकोकैलिक्स का कैप्सूल है जो इसको सुरक्षा का काम करेगा। इस जीवाणु का बचाव हो जाएगा। हमारी प्रतिरक्षा किसको मार देगी? आर को। इसलिए रोग पैदा नहीं कर पाएगा। और ये जो कैप्सूल है एक प्रोटेक्टिव सिस्टम की तरह काम करेगा, बचा रहेगा। और जब बचा रहेगा जीवाणु शरीर के अंदर, तो वो क्या उत्पन्न करना शुरू कर देगा? रोग। आया? तो ये चीज है, इस कैप्सूल की वजह से जीवाणु सुरक्षित हो जाता है और हमारे शरीर में रोग पैदा करता है। या मैं यूं कह सकता हूं, हमारी प्रतिरक्षा इस कैप्सूल को पहचान नहीं पाएगी, मार नहीं पाएगी। ठीक है? इसलिए हमारे अंदर न्यूमोनिया उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है? आगे चलें। प्रयोग, हेडिंग लगा देते हैं प्रयोग। क्या एक्सपेरिमेंट? प्रयोग व प्रेक्षण। आप देख सकते हैं इस प्रयोग और प्रेक्षण की ऑब्जर्वेशन भी आपके सामने आ रहे हैं। क्या प्रयोग किया और क्या उनके प्रेक्षण थे, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद निष्कर्ष की बात कर लेंगे फाइनली। चार चीजें जो ग्रिफिथ ने की। बच्चों लिख लिया? निष्कर्ष लिख लिया फाइनली, और फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट की बात कर। पीछे हो गया बेटा? हाँ, किसका नाम?
तापमृत। तापमृत क्या होता है? अच्छा, क्या होता है? तापमृत का मतलब हीट किल्ड, गर्म करके उसको प्रभेद को खत्म करना। तापमृत, हीट किल्ड। इस चीज को गांव के अंदर क्लिनिक होते हैं छोटे छोटे, पहले हीटर चलता था, हीटर पे भोगोली के अंदर वो सिरिंज होते थे। नया कभी डिस्पोजल अब आने लगा 5 साल 10 साल। पहले गांव के अंदर एक ही वो जो इंजेक्शन होता था ना, उसी को उबालते थे, सुई चेंज करके लगा देते थे, तो वो हीट किल्ड था, गर्म करके, ऐसा मानते थे। आया गर्म चीज करते हैं ना, पाश्चुर, सरस वगैरह देखा पिछले का पाश्चुरी का दूध लिखा आता। लुईस पाश्चर ने बताया था कि अगर हम किसी चीज को एक मिनिमम टेम्परेचर पर गर्म करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो जीवाणु मुक्त हो जाता है। आया? चलिए नेक्स्ट लिखिए। मैं बोल देता हूं, ये मत लिखो, समझ में नहीं आएगा, मैं बोल देता हूं। निष्कर्ष लगा दो हेडिंग, निष्कर्ष। मैं बोल देता हूं, अच्छी तरह से लाइन सही रहेगा। फाइनली निष्कर्ष। ग्रिफिथ ने ग्रिफिथ ने मृत चूहे से जीवित एस प्रभेद को प्राप्त किया। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ग्रिफिथ ने मृत चूहे से जीवित एस प्रभेद को प्राप्त किया। रोगकारी को, चूहा मर गया था पर एस जिंदा था। ग्रिफिथ ने मृत चूहे से जीवित एस प्रभेद को प्राप्त किया। एस प्रभेद का जीवाणु जिंदा मिला। अर्थात मृत चूहे से जीवित एस प्रभेद को प्राप्त किया, अर्थात एस ताप मृत से, अर्थात एस ताप मृत से कुछ आनुवांशिक पदार्थ, एस ताप मृत से कुछ आनुवांशिक पदार्थ आर प्रभेद में पहुंचकर, एस ताप मृत से कुछ आनुवांशिक पदार्थ आर प्रभेद में पहुंचकर पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल बनाते हैं। आर प्रभेद में पहुंचकर पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल बनाते हैं और इसे एस प्रभेद में, और इसे एस प्रभेद में रूपांतरित कर देते हैं, और इसे एस प्रभेद में रूपांतरित कर देते। इसका नाम रूपांतरण सिद्धांत पड़ा। और इसे एस प्रभेद में रूपांतरित कर देते। आया? और चूहे की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाती। आया समझ में? बट यहां पर जो खास बात है, ग्रिफिथ इस आनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति को समझा। लास्ट लाइन ले लीजिए। ग्रिफिथ आनुवांशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति को समझा नहीं पाया। ग्रिफिथ आनुवांशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति को समझा नहीं पाया। उसने कहा कुछ कुछ जाता है, अब ये कुछ कुछ क्या है उसको पता नहीं था। आनुवांशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति को समझा नहीं पाया। अब सवाल खड़ा हो गया कि अब ये आनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति क्या है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन। और ये रहा अगला एक्सपेरिमेंट। नंबर 2। रूपांतरणीय सिद्धांत की जैव रासायनिक प्रकृति। भाई साहब 33 से 44 तक ये प्रयोग चले, 10 सालों तक। 28 में गाड़ी शुरू हुई, 44 तक ये चली। 3 वैज्ञानिक, मैककार्टी, एवेरी और मैकलियोड, सबका ध्यान मेरी तरफ, लिखना नहीं है अभी।
आ जाओ। तो ग्रिफिथ के बाद ये प्रश्न हो गया कि भाई ये है क्या अभी रासायनिक पदार्थ। तो तीन वैज्ञानिक थे, मैकार्टी, एवेरी और मैक्लियोड। इन्होंने ग्रिफिथ के प्रयोग को आगे बढ़ाया और उसको लैब में दोहराया। ग्रिफिथ का प्रयोग इन वीवो चूहे पर था, उसने सारी उसमें बताया। इन्होंने लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर एंजाइम का इस्तेमाल किया, केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया। इन्होंने, अब खास बात है, 33 से 44 तक पृथक्करण की तकनीक आ चुकी थी। इनको पता था डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। जनरली 53 के अंदर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आ चुका था, सबको पता था डीएनए होता क्या है, पर अभी ये सिद्ध करना बाकी था डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। तो कहा जाता है इन वैज्ञानिकों ने ग्रिफिथ का जो चूहा मरा था ना, उस एस प्रभेद से तीन चीजों को पृथक कर दिया था। डीएनए को अलग कर दिया, आरएनए को अलग कर दिया, प्रोटीन को अलग कर दिया था। आया। तो अपने प्रयोग को दर्शाने के लिए उन्होंने तीन एंजाइमों का इस्तेमाल किया और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को अलग अलग शोधित किया, शुद्ध रूप में प्राप्त किया। आया। तो हम एक डिजाइन बनाएंगे इन्होंने वास्तव में क्या किया, किस तरह से समझाया। तो इन्होंने ग्रिफिथ के ही प्रयोग को इन विट्रो लैब में टेस्ट ट्यूब में दोहराया था और कहा जा रहा था अभी तक 33 से 44 तक की हम बात कर रहे हैं, प्रोटीन को आनुवांशिक पदार्थ समझा जाता था। सेंट्रल डोगमा में हमने पढ़ा डीएनए की सूचना किस में जाती है और आरएनए की सूचना किस में जाती है। तो कई वैज्ञानिक ये मानते थे प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ है, और ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा भाई डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। आया। तो चलिए एक भूमिका बना देते हैं अपन। ऐसा लिख दीजिए, मैकार्टी, एवेरी, मैक्लियोड ने ग्रिफिथ के प्रयोग को लैब में दोहराया। इस प्रयोग से पहले प्रोटीन को आनुवांशिक पदार्थ समझा जाता था। इसके लिए अब उन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ से जो चूहा मरा था ना, उसी से उन्होंने एस प्रभेद से, जो चूहा है ना एस प्रभेद, यहां पर तीन एंजाइम इन्होंने भाई याद रखना है। ये एनसीईआरटी कहती है कि इन्होंने ग्रिफिथ में जो चूहा मरा था उससे एस निकाला, उस एस को तीन एंजाइम के द्वारा अलग अलग कर दिया, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का शोधन किया। आया। इन्होंने तीन एंजाइम, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो डीएनए का पाचन कौन करता है, आरएनए का कौन करेगा, और प्रोटीन का। एनसीईआरटी एक सवाल पूछती है, कोई बताएगा मेरे को इन दोनों में अंतर क्या है बेटा, डीएनए और डीएनए में अंतर क्या है। ये तो क्या है एंजाइम, और ये बहुवचन, बहुत सारा डीएनए को कहते हैं डीएनए। ये एनसीईआरटी ने क्वेश्चन मार्क में हमसे पूछा है कि भाई डीएनए और डीएनए में अंतर क्या है।
एस का मतलब बहुवचन, बहुत सारा डीएनए। नहीं आया? इतना कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपको तो ये पूछेगा 3 एंजाइम का रोल। अब उन्होंने क्या प्रयोग किए वो देखते हैं। जल्दी करो, एक्सपेरिमेंट हो तो जाएगा 5 मिनट में, अच्छे बच्चे हो जाएगा। बच्चों हो गया है ना? लिख लेना। आ जाओ, एक प्रयोग देखते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बात करें, एस एस प्रभेद जो है ना तापनत वाली, ये एस प्रभेद तापनत वाली जो है, यहाँ ध्यान रखना, एस प्रभेद। इसके अंदर 3 चीजें हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये 3 चीजें हैं। अब इन्होंने क्या किया बेटा, इसको डिवाइड कर दिया, 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको डिवाइड कर दिया। कितनी टेस्ट ट्यूब में बेटा? 3 में। ध्यान से देखना, याद हो जाएगा आपको वास्तव में इन्होंने क्या किया। ये तीनों में सैंपल भर दिए इन्होंने ऐसे, अब इसके अंदर उन्होंने जो यूज किए बेटा ध्यान देना, डीएनएज और हम बात करते हैं आरएनएज का इस्तेमाल किया। इसके अंदर उन्होंने आरएनएज व प्रोटीएज का इस्तेमाल किया। यहां उन्होंने डीएनएज व प्रोटीएज का इस्तेमाल किया। आज एक बार आंसर दो मेरे को, फिर समझ में आना चाहिए। इस टेस्ट ट्यूब में तीनों चीजें भरी है, डीएनए भी है, आरएनए भी है और प्रोटीन। अगर मैं कहूं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं डीएनए और आरएनए एंजाइम मिलाता हूं, तो डीएनए किसको मारेगा, आरएनए किसको खत्म करेगा, क्या बचेगा इसके अंदर? वेरी गुड, क्या बचा? अब मान के चलो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है, प्रोटीन। इसमें से इंजेक्शन भरा और चूहे को लगाया, चूहे को निमोनिया होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, पक्का? तो क्या प्रोटीन रूपांतरण करेगा? नहीं करेगा। ये एंजाइम डाल दिए, डीएनए ने डीएनए को खत्म किया, आरएस ने आरएनए को खत्म किया, क्या बच गया? और इस विलियन को इंजेक्शन से चूहे में प्रवेश करवाया गया, उसको निमोनिया। तो इसका मतलब प्रोटीन रूपांतरण को नहीं दर्शाता, रूपांतरण नहीं। आया समझ में आ गई? अच्छा ये बताओ, आरएनए किसको खत्म करेगा, प्रोटीएस किसको खत्म करेगा, क्या बच गया? तो क्या अगर इस विलियन का इंजेक्शन चूहे में लगाया जाएगा तो चूहा मरेगा? यस। तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ, उल्टा सोच के चलें तो ये रूपांतरण करेगा क्या? तो ये क्या करेगा, रूपांतरण होगा। न्यूमोनिया चूहे को होगा, चूहा जाएगा। अच्छा डीएनए किसको खत्म करेगा, प्रोटीज किसको, क्या बच गया, क्या रूपांतरण होगा? तो इन्होंने साइंटिस्ट ने यह कहा कि प्रोटीन और आरएनए रूपांतरण को नहीं दर्शाते, चूहे को निमोनिया पैदा, अगर डीएनए ही है जो रूपांतरण को दर्शाएगा। अतः आनुवांशिक पदार्थ डीएनए हैं। परंतु बहुत सारे साइंटिस्ट ने सवाल कर दिए इनकी शोधन प्रक्रिया पर, आपने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को कैसे अलग कर दिया? बताइए, तकनीक हमारे तो लैब में हो ही नहीं रही है, आपने भी तो लैब में किया, दूसरों के साइंटिस्ट के लैब में हो ही नहीं रहा था।
तो ये सबसे बड़ा सवाल हो गया था, इसलिए 10 साल तक का ये एक्सपेरिमेंट था, कई लोगों के सवाल खड़े होने की वजह से इसको वैलिड माना नहीं गया। एक दो लैब में ही सक्सेसफुल हुआ था, कई फैक्टर्स आ गए थे शोधन प्रक्रिया का। तो शोधन प्रक्रिया पृथक्करण की तकनीक की वजह से इसको फेल घोषित कर दिया गया, वरना तो ये बिल्कुल सही था। एनसीईआरटी कहती है साहब, अधिकांश वैज्ञानिक इस प्रयोग से संतुष्ट नहीं थे। ये लिख दीजिए, लास्ट लाइन लिखवा देंगे एनसीईआरटी की। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आना चाहिए एक्सपेरिमेंट। तो लाइनें लिख लीजिए इसमें। बोल दूं मैं, पहले दो लाइनें लिख देना जगह छोड़ के, ताकि अपन खत्म कर बाद में लिखते रहना। देखिए, इस प्रयोग के अनुसार इस प्रयोग के अनुसार इस प्रयोग के अनुसार प्रोटीन व आरएनए इस प्रयोग के अनुसार प्रोटीन व आरएनए रूपांतरण को नहीं दर्शाते। इस प्रयोग के अनुसार प्रोटीन व आरएनए रूपांतरण को नहीं दर्शाते, जबकि डीएनए प्रोटीन व आरएनए रूपांतरण को नहीं दर्शाते, जबकि डीएनए क्या करता है? दर्शाता है। अतः इस प्रयोग के अनुसार प्रोटीन और आरएनए रूपांतरण को नहीं दर्शाते, जबकि डीएनए दर्शाता है। अतः डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। अतः डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इन्होंने कहा था। अतः डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, परंतु अधिकांश वैज्ञानिक इस प्रयोग से संतुष्ट नहीं थे। परंतु अधिकांश वैज्ञानिक इनकी शोधन प्रक्रिया के कारण परंतु अधिकांश वैज्ञानिक इनकी शोधन प्रक्रिया के कारण इस प्रयोग से संतुष्ट नहीं थे। मजा नहीं आया उनको। तो हर्षे चेज आएगा 1952 में। रेडियो सक्रिय तकनीक, नई तकनीक भाई साहब 50 में आ गई थी। अधिकांश वैज्ञानिक इनकी शोधन प्रक्रिया के कारण इस प्रयोग से संतुष्ट नहीं थे। बता तो दिया था बेचारों ने, पर विज्ञान है। यहां तक किसी को दिक्कत बेटा? ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड लक।